Assalamu alaikum. Let's start the module 6 of the physics syllabus for MD-CAT by PMC. So ये आपको स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं जो कि इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पीएमसी ने डिसाइड किए हैं टू बी इंक्लूडेड इन दी MD-CAT. ओके, तो इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आएंगे. कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलाज यूटिलाइज किए गए हैं और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज आपको आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कूलम्स लॉ. अच्छा, सो व्हाट वी नो सो फार इज दिस के हमारे पास दो तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं. ओके, पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर इनके दो ऑपोजिट साइन चार्जेस हों तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड अगर लाइकवाइज चार्जेस हो दैट मीन्स अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हो या दो नेगेटिव चार्जेस हो तो दे सिंपली रिपेल ईच अदर. ओके, सो व्हाट इम्पोर्टेंट इज दिस के अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए इन दो चार्जेस के दरमियान में एक फोर्स मौजूद होती है. ओके, चाहे वो लाइकवाइज चार्जेस हो या चाहे वो ऑपोजिट चार्ज उनके ऊपर चार्ज हो. ठीक है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट. ओके, सो वी नो दिस थिंग कि अगर हम मैग्नेट के दो दो डिफरेंट मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल्स को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करें तो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन हम फील करते हैं जो कि मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा होता है. ओके, सिमिलरली अगर हम दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल को एक डिफरेंट मैग्नेट्स के मिलाने की कोशिश करें तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होती है, वो एक दूसरे के साथ आके चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं. ओके, समटाइम्स ये फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन मैग्नेट टूट भी जाता है. ओके, सो जस्ट लाइक द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं और उनमें भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एग्जिस्ट करती है. ओके, सो अगेन लाइकवाइज चार्जेस में फोर्सेज ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती है एंड ऑपोजिट चार्जेस में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है. ओके, सो इस फोर्स का जो क्वांटिटेटिव मेजर है वो हमें कूलम्स लॉ से मिलती है, एंड दैट सेज के the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the magnitude of charges. In fact, it is directly proportional to the product of the magnitude of charges and is inversely proportional to the square of the distance between these two charges. So Q1 और Q2 आपके चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यानी कि लेट्स से कि सेंटर में आपको फिगर जो नजर आ रही है, इन दिस फिगर यू कैन क्लियरली सी कि Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस. ठीक है, और इनके मैग्नीट्यूड के ऊपर इट डिपेंड्स कि कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी फॉर अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ऑपोजिट चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं तो दिस फोर्स विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन Q1 एंड Q2 इनके प्रोडक्ट के इक्वल. सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. दैट मीन्स कि जितना दूर चार्जेस होंगे उतनी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दिस केस. ओके, और जितना करीब ये दोनों चार्जेस होंगे तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. इनफैक्ट ये आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है. ओके, okay, over here the k is the constant of proportionality and it is called coulomb's constant. ठीक है, इसकी वैल्यू और इसका यूनिट आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है. दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, this k is actually equal to 1/4 pi epsilon naught या epsilon 0. ठीक है, जो epsilon 0 है that is called the permittivity of free space. okay, ये जो चार्जेस हैं इट इज कंसिडर्ड के ये चार्जेस आपके पास फ्री स्पेस में या वैक्यूम में अवेलेबल हैं और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका ये रिलेशन है. ठीक है, However, अगर आप फ्री स्पेस की बजाय कोई दरमियान में कोई और मटेरियल एज मीडियम हो जिसके अंदर चार्ज मौजूद है, फॉर इंस्टेंस वो मीडियम में भी ऑयल हो, मीडियम में भी कोई और गैस हो, मीडियम में भी कोई और इनर्ट सब्सटेंस हो मे बी. ठीक है, तो वो अगर दरमियान में दो चार्जेस के कोई सब्सटेंस आ जाए तो उस वक्त आपकी फोर्स का जो कूलम्स फोर्स है उसका रिलेशन थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है. एंड ये रिलेशन आपको लास्ट इक्वेशन में भी शो हो रहा है. ओके, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. दिस एप्सिलॉन आर इज द परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसके अंदर ये चार्जेस मौजूद हैं. ओके, सो फ्रॉम दिस बाकी का रिलेशन एग्जैक्टली सेम है, Q1 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अलबत्ता what we can infer from this information and from this equation is that के ये जो
अगर आपके दो चार्जेस के दरमियान एक अगर मीडियम मौजूद है, तो आपके पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज दिस एप्सिलॉन आर इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर मीडियम, मटेरियल मीडियम, अगर आपके जो कूलम्स फोर्स है ये रिड्यूस हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। एंड ये एप्सिलॉन आर जो है ये परमिटिविटी है, डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट परमिटिविटी होती है। ठीक है, अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस के जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू भी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, 8.8542 × 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर। दिस इज फैरड पर मीटर। ओके, फैरड अभी हम आगे देखेंगे, ये इसका यूनिट की डेफिनेशन भी करेंगे, ये कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, उसको हम इसी चैप्टर में आगे डिफाइन करेंगे। ओके, मोर ओवर अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस के ये आपके पास कूलम्स फोर्स इन एक्चुअली ये एक फोर्स है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड फोर्सेस जो है जितनी भी होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सिमिलरली दिस फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो आर के ऊपर ये जो आपके पास डैश लगी हुई है, ये एरो हेड है, दैट इज डिपिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो अगर आपके पास लाइकवाइज चार्जेस हो, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर हमने इस सेंट्रल एग्जांपल में देखा तो हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस थे, तो इनके लिए डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी कि पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव मूव करेगा, नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव मूव करेगा। हाउएवर अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्जेस हों, सो यू कैन सी इन दिस लास्ट पिक्चर कि ये इनकी रिपल्शन इनमें एग्जिस्ट करेगी, और ये F12 और F21 की डायरेक्शन दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी। ओके, वन मोर थिंग, जो F21 है दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1, एंड F12 इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, बिकॉज दोनों आपके चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फोर्स में। ठीक है, सो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, अलबत्ता फोर्स की डायरेक्शन यू कैन क्लियरली सी इन द पिक्चर के F21 के लिए और F12 एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड की फोर्सेज होंगी, इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ओके, ओके, सो कूलम्स लॉ तो हमें रिलेशन बता रहा है फोर्स का। ठीक है, अलबत्ता ये फोर्स किस तरीके से एग्जर्ट हो रही है हमारे चार्जेस पर, और वो किस तरीके से एक दूसरे के करीब मूव करके जा रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कूलम्स लॉ से नहीं मिलती, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी से मिलती है। ओके, so electric fields are regions where charged particles experience force. Okay, so um, for a positive charge, the electric field is in the direction of the force acting on the charged particle placed in the electric field. और नेगेटिव के लिए वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। सो कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल होता है, उसके अबाउट, उसके करीब करीब, उसके इर्द गिर्द, उसके इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, उसके इर्द गिर्द एक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ओके, फील्ड हम किस चीज को कहेंगे, एक ऐसा यू कैन से कि एरिया नियर दैट चार्ज जहां पे वो चार्ज फोर्स अपनी एक्सर्ट कर सकता हो। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी। सो आई रिपीट अगेन कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जहां पर वो चार्ज अपनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो अगर आप लेट्स से कि उस चार्ज से डिस्टेंस किसी, अगर इफ यू वांट टू सी के हाउ मच फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड बाय अ पर्टिकुलर चार्ज इन इट्स फील्ड, तो आपको एक टेस्ट चार्ज को उसके करीब उसकी फील्ड के अंदर लाना होगा। ओके, सो दैट आपको उस मैग्नीट्यूड पता चल सके फोर्स का। हाउएवर अगर आप उस चार्ज पार्टिकल से बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में होंगे, तो यू वोंट बी एबल टू फील एनी फोर्स। ठीक है, अच्छा, सो टू रिप्रेजेंट इट ऑन पेपर, फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही होती है चार्ज के इर्द गिर्द हर तरफ। ठीक है, सो व्हाट वी डू इज दिस के हम इलेक्ट्रिक फील्ड को
विद द हेल्प ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर, ठीक है। या आपके सामने पिक्चर के अंदर एग्जांपल भी इसकी एक शो हुई है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव अगर आपके पास चार्जेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी फील्ड किस तरीके की होगी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्टली आपके पास स्टार्ट एरोज will start moving from the positive charge and they will end at the negative charge, okay। so ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक मैकेनिज्म है जो कि हमें वो पाथ बताता है जिसके अबाउट आपका चार्ज मूव करके एक दूसरे के करीब अट्रैक्ट या एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, ओके। इसी सेकंड फिगर में यू कैन सी कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एग्जैक्टली दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की उनकी आपस में इवन टच भी नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी बारे में इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट कि ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं एक एट एनी इंस्टेंट, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके। Okay, another important quantity is the electric field intensity या electric field strength। इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितनी इंटेंस्ड है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो अगेन ये मैंने भी आपको जिस तरह समझाया कि किसी भी अगर आप चार्ज पार्टिकल लेट से उसके ऊपर चार्ज क्यू है, अगर आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एज आई सेड के अगर आप बहुत दूर हैं उस चार्ज पार्टिकल से तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट भी नहीं आपको फील हो रही होगी कि वो एग्जिस्ट भी करती है। हाउएवर व्हेन यू कीप कमिंग क्लोजर टू दैट चार्ज पार्टिकल तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा मजबूत नजर आना शुरू हो जाएगी, ओके। Okay, so we were discussing electric field strength. So अगर आप किसी भी पॉजिटिव चार्ज लेट्स या नेगेटिव चार्ज लेट्स से तो जिसका चार्ज की वैल्यू लेट्स से क्यू है, ओके, उसकी फील्ड में आके उसकी स्ट्रेंथ मेजर करना चाहते हैं, सो यू हैव टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज इन इट्स फील्ड टू एक्सपीरियंस के उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसकी ताकत कितनी है, ओके। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस चार्ज के ऊपर ऑब्वियसली आपके जो दूसरा यानी कि सो दिस इज द फील्ड बाय चार्ज क्यू एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ओके। सो जो क्यू चार्ज है वो क्यू नॉट पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ओके। तो वो जो फोर्स होगी दैट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इधर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ ओवर क्यू नॉट, ओके। इसी को अगर हम आगे इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलें इसका यूनिट यहाँ पे मेंशन है कि दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम बिकॉज फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और आपके जो चार्ज है उसका यूनिट कूलम होता है, ठीक है। सो इसका एक और यूनिट भी है वोल्ट पर मीटर, ये लेकिन थोड़ा आगे चल के एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये वाला यूनिट किस तरीके से आता है, ठीक है। हाउएवर कूलम्स लॉ के मुताबिक वी नो दिस थिंग कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर टाइम्स क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। सो एक हमारा चार्ज क्यू था, एक हमारा चार्ज क्यू जीरो था या क्यू ओ था, ठीक है। सो व्हेन यू डिवाइड दिस फोर्स बाय क्यू नॉट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो द रिमेनिंग एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टाइम्स क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो क्योंकि हमारे पास हमारी फील्ड चार्ज क्यू की वजह से थी तो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज क्यू इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपके सामने एक्सप्रेशन शो हो रहा है, ओके। ओके, सो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट प्लेन ऑफ शीट, ये एक और टॉपिक है हमारा जो कि पीएमसी की सिलेबस में इंक्लूड है, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंक्लूड नहीं किए हुए पीएमसी ने, ठीक है, लेकिन उनका हमें पता चलना जरूरी है, ठीक है। सो आई एम ओवर हियर एक्सप्लेनिंग दोस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वी नो दिस थिंग कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं या एंटर होती हैं फॉर नेगेटिव चार्ज, निकलती हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो अगर आपके पास एक चार्ज के करीब कोई सरफेस एरिया है एंड यू वांट टू मेजर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
दैट आर पासिंग थ्रू दैट सरफेस एरिया, ओके। तो उस चीज को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया, ओके। सो ये ई ए टाइम्स कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ई और ए का। ये ए जो एरिया है, यहाँ पे एरिया वेक्टर कंसिडर किया जा रहा है, बिकॉज ये वो, अगर आपके पास मैक्सिमम तब इसकी वैल्यू होगी जब आपका एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एरिया का आपके पास वो आएगा, सरफेस एग्जिस्ट कर रहा होगा। या फिर अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो वो उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, उसका जो वेक्टर डायरेक्शन आएगी एरिया की, वो उसके बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। सो इन द सिमिलर वे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो, दैट इज गॉसेस लॉ, ठीक है। ये दो रिलेशंस हैं एक्चुअली फ्लक्स के, जो कि आपके यूटिलाइज हो रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट प्लेन ऑफ शीट के एक्सप्रेशन में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, ठीक है। सो गॉसेस लॉ के मुताबिक द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सिंपली कि अगर आपके पास उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज अगर ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उस सरफेस एरिया में से, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही है किसी सरफेस एरिया में से, उसकी मेजरमेंट क्या कहलाती है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और उसका जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज, जो कि क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ई जीरो, ठीक है। ये दो रिलेशंस हैं, okay? सो लेट्स डिराइव यहाँ पे छोटी सी डेरिवेशन की हुई है। तो अगर आपके पास सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, दैट मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू आपके पास किस चीज के इक्वल हो जाता है, सिग्मा टाइम्स ए के। ये हमने क्यों किया है, बिकॉज हम लोग एरिया की फॉर्म में चार्ज पे लिखना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन था उसमें ई ए कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ ई ए वाला फैक्टर आ रहा है, तो ए का फैक्टर आ रहा है। तो अगर हम अपने इक्वेशन सो अगर हम इन दो इक्वेशन जो ऊपर लिखी हैं इनको अगर इक्वेट करें तो हमारे पास 2EA इक्वल्स सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो आता है, ठीक है। ई ए कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने जीरो कंसिडर की है, बिकॉज सेट के जो एरिया का वेक्टर है अगर वो बिल्कुल पैरेलल हो जाए, यानी कि एंगल जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट पे आपके पास कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैक्सिमम आपके पास फ्लक्स तब पास करता है, ओके। ये उसकी कंडीशन है। और ये 2 का फैक्टर कहाँ से आया, इसके लिए आपको इस फिगर को देखना होगा, ठीक है। कि अगर आप नोट करो तो आपके पास जो एक इन्फिनिट जो शीट ऑफ चार्ज है उसके सरफेस एरिया दो तरफ अगर आप नोट करो तो उसको लाइंस क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है। ये एक सरफेस एरिया इस तरह से लिया आपके सामने सिलेंड्रिकल, एक ये आर्बिट्ररी किसी और शेप का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सेम डायमेंशन का भी रखें तो यू कैन क्लियरली सी के जो फ्लक्स लाइंस है वो दो तरफ से उस एरिया को पास करती हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमारा जो फ्लक्स है दैट्स ट्वाइस ऑफ द ई टाइम्स ए, ठीक है। दैट इज इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो चार्ज एनक्लोज्ड क्यू था, तो क्यू को हमने रिप्लेस कर दिया सिग्मा ए से, ठीक है। तो यहाँ से दोनों इक्वालिटी के दोनों तरफ से एरिया एरिया को कट करेगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का एक एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। सो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू एन इनफिनिट प्लेन ऑफ शीट, ओके। वन मोर थिंग, होल्ड ऑन। Okay, so next important topic था that is the electric field intensity between two opposite charge plates. Okay, so आपके पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है। उनके दरमियान में आपका चार्ज, आपने एक को पॉजिटिव चार्ज एक पे स्टोर करवा दिया, एक पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करवा दिया। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सच अ सिनेरियो। सो उसके लिए आप एक सरफेस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस के अगर आपको यहाँ पे जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनकी जो पाथ है वो कंक्लूड होता है, वो खत्म होता है एट नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स होंगी दो, तो उन प्लेट्स के दरमियान से पॉजिटिव प्लेट से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो स्टार्ट होंगी और नेगेटिव प्लेट पर आकर खत्म हो जाएंगी, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके पास अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उन दो प्लेट्स के दरमियान ही सिर्फ रहेगी महदूद, ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ पे इन्फिनिट
शीट ऑफ चार्ज थी, इसका इसमें तो आपके पास क्योंकि फ्लक्स दोनों तरफ से निकल सकता था, जो कि आपके पास एरो हेड से शो भी हो रहा है, तो यहाँ आपके पास पैरेलल प्लेट जो आपके पास चार्ज है, ऑपोजिटली चार्ज है, उनमें ऐसे नहीं होगा। इनफैक्ट आपके पास प्लेट्स के दरमियान में ही सिर्फ और सिर्फ आपके पास फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो उस केस के अंदर यू कैन सी के एक्सप्रेशन जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का आएगा, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। इसमें टू का फैक्टर खत्म हो गया, बिकॉज कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां ये पिछले आपका जो यहाँ पे इंफिनिट शीट ऑफ चार्ज थी, वहां फ्लक्स लाइंस दो तरफ से निकल रही थी शीट के, ठीक है। लेकिन आपके पास जो पैरेलल प्लेट्स हैं उसमें सिर्फ एक तरफ ही, उस सरफेस के सिर्फ एक तरफ ही आपके पास वो लाइन ऑफ फोर्सेज या आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है वो रहेंगी, ठीक है। तो दैट्स वाई आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस है वो रिड्यूस होकर हाफ हो गई। दैट्स वाई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है कि दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन जीरो, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्यू ओवर ए। ओके, another important concept is the electric potential and potential difference. So electric potential क्या चीज है? Electric potential is the so again कि हमें पता है कि एक किसी भी चार्ज पार्टिकल के अबाउट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। सो अगर आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आए, उसके ऊपर वर्क करके, ऑब्वियसली बिकॉज जब आप किसी दो पॉजिटिव चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होगी, ठीक है। सो अगर आप उन दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आना चाहते हैं, सो यू हैव टू डू सम वर्क ऑन द चार्ज दैट यू आर ब्रिंगिंग क्लोज टू द फर्स्ट वन, ठीक है। सो अगर आप सो दैट इज द डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज, ठीक है। सो एक चार्ज है, आप चार्ज आपके पास लेट्स से Q और एक चार्ज है Q नॉट, तो आप Q नॉट का आप किसी पॉइंट के ऊपर अगर फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो Q नॉट को Q की फील्ड में उस पॉइंट तक लेके आएंगे, और जितना वर्क आपको करना पड़ेगा Q नॉट पर उसको वहां उस पॉइंट तक लाने में, दैट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये उसका या उसका जो एक्सप्रेशन है वो इस वोल्टेज की जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसकी दो तीन इसके फॉर्मूलाज हैं। द फर्स्ट वन इज शोन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर R। बाय द वे अगर यहाँ पर आपके पास कोई और मीडियम हो फ्री स्पेस के अलावा तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 के साथ एप्सिलॉन R भी आ जाएगा, ओके। Q इज द चार्ज जिसकी फील्ड है, और आर वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अगर आप यूनिट जहां पे आप नोट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम, बिकॉज ये आपके पास ये इस दूसरे रिलेशन से आपके पास आएगा जो आपको आप यहाँ पे स्क्रीन में सबसे एंड पे शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चीज है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का जो यूनिट है दैट इज जाउल्स, और चार्ज यूनिट होता है कूलम, ठीक है। तो जॉउल 1 जॉउल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है उनका डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। सो एक पॉइंट पे लेट से आपका पॉइंट ए है, उस पर पोटेंशियल वी ए है, एक दूसरे पॉइंट पोटेंशियल वी बी है, ओके। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा, डेल्टा वी, वी बी माइनस वी इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसकी फील्ड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जिस चार्ज की फील्ड है, ओके। अच्छा, वर्क डन का हम लोगों को पता है कि जनरल क्या फॉर्मूला होता है कि फोर्स और डायरेक्शन का जो है डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास वर्क, ठीक है। तो अब हम इस फोर्स की जगह क्यू ई लिख सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो एफ ओवर क्यू इक्वल्स टू ई होता है, तो हम एफ इक्वल्स टू क्यू ई को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप ये करो तो आपके पास डेल्टा वी का एक न्यू एक्सप्रेशन आ जाता है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट, जिस जिस डिस्टेंस पे आपने डिस्प्लेस किया, ठीक है। और अगर आपका डिस्टेंस अब बिल्कुल इसी को अब रीअरेंज किया, अगर आप E इक्वल्स टू क्या आता है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डी, ओके। लास्टली अगर आपका जो डिस्टेंस है ये रिड्यूस बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाए, इन्फिनिटली स्मॉल कर दिया जाए,
इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसके इक्वल आ जाती है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। आर बेसिकली इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से आपके पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट आया, दैट वाज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये पिछली स्लाइड में, लेट मी शो यू, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बताया गया था over here, ठीक है। So one unit was Newton per coulomb, the other unit is volt per meter. Okay, so let's go back and see the expression for one more time. So ये हमारे पास लास्ट में एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डी, एंड दैट इज इक्वल टू वोल्ट्स पर मीटर। ओके ओके, अब लास्ट जो टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू द कैपेसिटर। ओके, सो first of all, what is a capacitor? Capacitor is a device that can store charge. Okay, very important, very यूजफुल डिवाइस। ये मॉडर्न सर्किट्स के अंदर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इस डिवाइस का यूज होता है। रेडियोज में, मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, आपके स्मार्टफोन्स में, एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसमें आपके पास तमाम हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर कैपेसिटर इज अ मस्ट पार्ट, उसमें यूज हो रहा होता है। ओके, सो मकसद इसका क्या है इस डिवाइस का कि चार्ज स्टोर करता है। ओके, सो ability of a capacitor या measurement of the ability of a capacitor to store charge is called capacitance. So capacitance क्या चीज है, एक measurement के एक कैपेसिटर के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, ठीक है। सो आपके पास एक कैपेसिटर है जो कि थोड़ा चार्ज स्टोर कर सकता है, एक कैपेसिटर जो कि ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। ये थोड़ा और ज्यादा को किस चीज से क्वांटिटेटिवली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। और बिकॉज ये चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी है, सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाय वी। आपके पास चार्ज तब स्टोर होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है। कैपेसिटर के अगर आप लोग डायग्राम के उसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपेसिटर इंक्लूड सिंपली, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर इंस्टेंस बात करें, कैपेसिटर की काफी टाइप्स होती हैं जिसमें से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर की प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। और एक तरफ आप पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल जो आपको डिफरेंस अप्लाई करने की कोई डिवाइस है, पावर सप्लाई है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल एक आप एंड पर, एक उसकी टर्मिनल पे कैपेसिटर के एक प्लेट पर कनेक्ट कर देते हो और दूसरा उसके दूसरे टर्मिनल पर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे अक्यूमुलेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे अक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, सो कितना चार्ज अक्यूमुलेट हुआ होगा दैट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। एंड सेकेंडली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस आपके पास, कैपेसिटेंस क्या चीज है, यानी कि कैपेसिटेंस किस किस चीज को आगे और डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम। की भी रिलेशन अभी आ जाता है आगे, ठीक है। It depends on the distance between the plate, it depends on the surface area between at which the charge is being stored, it also depends on the medium, ठीक है। okay, capacitance की measurement का unit है farad, and 1 farad equals to 1 coulomb divided by 1 volt. Okay, let's resume. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे आपको उसका एक एक्सप्रेशन और नजर आ रहा है कैपेसिटेंस का, दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय डी। ओके, दिस ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया जो कि आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स से 1 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर इन विड्थ, तो आपके पास वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास वैक्यूम उन दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन नॉट आएगा, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। अलबत्ता अगर आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम एग्जिस्ट करता है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक है क्या चीज। डाइलेक्ट्रिक आपके पास यू कैन से कि ये एक कैपेसिटर्स में खास तौर पर आपके पास प्लेट्स के दरमियान में एक मटेरियल को ऐड किया जाता है टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, ठीक है। चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी किसी कैपेसिटर की बढ़ाने के लिए जिस मीडियम को ऐड किया जाता है इट्स कॉल्ड कैपेसिटर। बेसिकली ये एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। और सो अगेन ये वाला पॉइंट जरा जहन में दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस, ठीक है। सो अगर आपके पास एक तरफ आप एक ही कैपेसिटर यानी कि एक ही डायमेंशन और एक ही तरह का बिल्कुल एग्जैक्टली
सिमिलर दो कॉपीज हैं, एक के अंदर डायइलेक्ट्रिक कोई मीडियम यूज हुआ और एक फ्री स्पेस में यूज आप करके देख रहे हो, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो टू मेजर द कैपेसिटेंस. सो ऑलवेज रिमेंबर कि द कैपेसिटर दैट हैज अ dielectric medium present in between its plates is she is going to show you a greater amount of capacitance. ठीक है. ओके. सो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है उसका एक रिलेशन भी निकल के आ जाता है, सी वैक्यूम डिवाइड बाय सी मीडियम. ये जो रिलेशंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर अगेन फॉर एमसीक्यूज के, ये आपके आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके. ओके. लास्टली इज द एक दो जो चीजें रह गई हैं, दैट इंक्लूड्स द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. सो अगर आपके पास एक कैपेसिटर है और आपको पता है कि उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, तो आपके जो कैपेसिटर की एनर्जी है जो उसमें स्टोर्ड है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आप इट्स कीप इट इन माइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, करती है ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, ऑन एनी अदर चार्ज पार्टिकल. दैट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि एक्चुअली फोर्स लगा रही होती है. ठीक है. सो उस एनर्जी का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, वेयर C इज द कैपेसिटेंस of that capacitor and V is the voltage that is applied between the two parallel plates of that capacitor. ठीक है. ओके. लास्टली द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. जो आपका कैपेसिटर है इसको आप ऐसे चार्ज नहीं कर सकते कि आपने वोल्टेज लगाया तो इमीडिएटली सारे के सारे वोल्टेज उसके अक्रॉस अपीयर हो जाएंगे. इनफैक्ट होता है ऐसा है कि जब आप उसको चार्ज कर रहे होते हैं तो स्लोली स्लोली आपका कैपेसिटर अपने आप को उस वोल्टेज पर चार्ज करता है जिस वोल्टेज के ऊपर आपने उसको कनेक्शन किया गया होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फिगर ए में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्विच है आपके पास, एक डबल पोल स्विच है, सॉरी सिंगल पोल, इसको सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच कहते हैं. यानी कि इस स्विच के आपके पास तीन टर्मिनल्स, आप कह लें कि 3 पॉइंट्स के दरमियान कनेक्शन कर सकते हैं. 2 पॉइंट्स में कनेक्शन एट अ टाइम रहेगा, लेकिन तीसरा कनेक्शन जो है वो स्विच कर सकता है. ठीक है. सो 1 और 2 इसकी डबल थ्रो है. सो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कैपेसिटर के अबाउट और आपने किसी रजिस्टर के थ्रू चार्जिंग की. ठीक है. ये रजिस्टर लगाना क्यों जरूरी है? बिकॉज आपका जो रजिस्टर है वो अगर किसी बिकॉज कैपेसिटर को अगर आप नोट करो तो वो तो सिंपली दो प्लेट्स हैं. ठीक है. उनके दरमियान चार्ज तो स्टोर हो सकता है, लेकिन अगर आप उस चार्ज को मूव करवाना चाहो तो आपको कोई करंट को फ्लो कराने का, बिकॉज चार्जेस स्टोर हुए हैं ना, तो चार्जेस आपको फ्लो करवाने होंगे अगर आप उस चार्ज को डिस्चार्ज कराना चाहते हो. तो ये प्रोसेस इट इन्वॉल्व द फ्लोइंग ऑफ करंट. ठीक है. तो होगा क्या कि आपको फिर उन चार्जेस को फ्लो कराने के लिए कोई पाथ देना होगा. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर वायर्स के थ्रू, तो वो आप थ्रू रजिस्टर देते हो. अगर आप कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को विदाउट अ रजिस्टर शॉर्ट सर्किट कर दो तो बहुत बड़ा स्पार्क होता है, दैट कैन बी डेंजरस एज वेल. ठीक है. सो कैपेसिटर के किसी दो टर्मिनल्स को कभी भी डायरेक्टली शॉर्ट नहीं किया जाता है, इनफैक्ट उनको थ्रू रजिस्टर कनेक्ट किया जाता है. ओके. अच्छा. सो आप जब इस कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो आप स्विच को पहले इस बैटरी की तरफ कनेक्ट कर दोगे. ओके. तो आपका आर और सी एक दूसरे के साथ सीरीज में आ जाएंगे विद योर इनपुट वोल्टेज सप्लाई. ठीक है. तो होगा क्या कि आपके पास चार्ज करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा और आपके पास कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा. रिमेंबर कैपेसिटर डीसी करंट को फ्लो नहीं होने देता अपने अंदर से, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट सा करंट फ्लो उस वक्त सिर्फ होता है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो रहा हो. वंस कैपेसिटर इज फुली चार्ज और फुली डिस्चार्ज, यानी कि जो भी उस पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया गया जब वहां तक वो चार्ज हो जाता है तो उसके बाद करंट की सप्लाई बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि करंट फ्लो नहीं होने देता. ओके. सो जब इसकी चार्जिंग हो जाएगी तो ये अपने आप को करंट के फ्लो को स्टॉप कर देगा. ठीक है. सिमिलरली जब आप यहाँ सेकंड बी फिगर देखें तो उसमें जो स्विच की जो डायरेक्शन है उसका जो टर्मिनल है .2 पे कनेक्ट कर दिया गया है. अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है. इनफैक्ट जब ये अगर स्टेडी स्टेट का मतलब कि जो जितनी चेंजेस आनी थी सर्किट के अंदर वो आ गई है, वो स्टेडी स्टेट में सर्किट आ गया है, उसकी वैल्यूज वोल्टेज की स्टेडी कांस्टेंट हो गई हैं. उसके बाद अगर आप इसको स्विच 2 के ऊपर .2 पे कनेक्ट करें तो अब आपका कैपेसिटर क्योंकि फुल चार्ज था तो अब उन चार्जेस को अपने अंदर से वो फ्लो कराने की कोशिश करेगा. ठीक है. तो वो फ्लो थ्रू अगेन रजिस्टर करवाएगा और अगेन डिस्चार्जिंग करंट एक फ्लो हो जाएगा थ्रू दैट रजिस्टर. इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मैं बताता हूँ कि कैपेसिटर के टर्मिनल्स को कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता, ख्वाह आप चार्जिंग करवाने की कोशिश कर रहे हो ख्वाह डिस्चार्जिंग कराने की कोशिश कर रहे हो. ओके. और ये चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग करंट का आपको ट्रेंड
आपको यहाँ फिगर में नीचे शो हो रहा है कि ये स्लोली एंड स्टेडीली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है। one important factor is the RC time constant. Okay, the value of R and the value of C that are connected in this circuit. Okay, so R is the value of resistor, C is the value of the capacitance of the capacitor. ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटर है वो कितनी जल्दी चार्ज होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द RC टाइम कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो यहाँ से इस टर्म को RC टाइम कांस्टेंट कहकर ही याद रखिएगा, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर के R और C के जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिमेंशन टाइम यानी कि सेकंड्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अमूमन पूछ लिया जाता है। और ये टाइम कांस्टेंट क्या कहता है, ये टाइम कांस्टेंट वो टाइम बताता है जिसमें 63% ऑफ योर कैपेसिटर फुली चार्ज या फुली डिस्चार्ज हो जाए। तो आर और सी का जो प्रोडक्ट होगा, जो आपको ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इन सेकेंड्स, ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी इन सेकेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये वैल्यू वो वैल्यू होगी जो कि आपके कैपेसिटर को रिक्वायर्ड है टू चार्ज इट्स प्लेट्स टू अप टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स से अगर एक कैपेसिटर उसने 100 वोल्ट तक चार्ज होना है, ठीक है, तो 63 वोल्ट तक जब वो चार्ज होगा तो उसकी इस चार्जिंग में जो टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी कॉल्ड द RC टाइम कांस्टेंट। सेम इज ट्रू फॉर दिस सेम कांस्टेंट इज वैलिड फॉर डिस्चार्जिंग एज वेल। लेट्स से कैपेसिटर 100 वोल्ट तक चार्ज हो चुका हुआ है एंड नो यू वांट टू डिस्चार्ज इट, तो एक RC टाइम कांस्टेंट में आपका कैपेसिटर 63 वोल्ट डिस्चार्ज कर चुका होगा, यानी कि रिमेनिंग 27 वोल्ट उसके क्रॉस अब अपीयर हो रहे होंगे आफ्टर 1 RC टाइम कांस्टेंट। ओके, और ये बुक में वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए हम फाइव टाइम कांस्टेंट्स को कंसीडर करते हैं फॉर कंप्लीट चार्जिंग एंड कंप्लीट डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अगर आप चाहते हैं कि आपको वांट टू मेक श्योर कि आपका कैपेसिटर कितनी देर में फुल चार्ज होता है, तो रिमेंबर कि आपको 5 टाइम कांस्टेंट तक वेट करना होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर खासतौर पे इस तरह की बातें बताई जाती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज में भी कहीं पे इस तरह की बात पूछ ली जाए। ओके, लास्टली आलो ये चीज चैप्टर में तो इंक्लूड नहीं थी, बट इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, बिकॉज रेजिस्टेंस के आपके पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के आपके पास हैं फॉर्मूलाज, तो आई बिलीव के आपको कैपेसिटेंसेस के भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स से कि आपके पास ये तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इन आखिरी C1 के और C3 के जो दो टर्मिनल्स आपके पास खाली बचते हैं, इनके दरमियान टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ रही होगी, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन जो कि आपके सामने शो हो रहा है, 1/CEQ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आपके पास लेट्स से कि एक और कैपेसिटर C4 भी इनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1/C4 भी आपके पास इस तरीके से एडअप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या चीज एक्सप्रेशन बता रही है, ये एक्सप्रेशन आपको ये चीज बता रही है कि जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाती है। आई रिपीट, जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल आपकी कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिकली इसको करने की कोशिश करें तो यू विल सी कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो सबसे छोटी कैपेसिटेंस से भी छोटी हो जाएगी। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके पास पैरेलल में लेट्स से आपके पास की पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है कि बता आपसे पूछा जाता है कि इसकी क्या आंसर है, तो ऑलवेज रिमेंबर जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस लगी है उससे छोटा कोई अगर आपके पास ऑप्शन उस वैल्यू से भी छोटी कोई वैल्यू है, तो दैट विल बी योर सपोजिटली दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। लेकिन ऑब्वियसली आपको अगर उससे एक से ज्यादा इस तरह की ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको सॉल्व करके देखना होगा। ओके, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस याद रखो कि आपका जब कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनकी कैपेसिटेंस सिंपली एड अप हो जाती है। ओके, दैट मींस कि अगर आपका कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो सिंपली आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, सीरीज में आपकी कैपेसिटेंस घट जाएगी और पैरेलल में आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ओके, उसका रिलेशन लिखा है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, लास्टली हम नोट्स को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। तमाम टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये टॉपिक्स तमाम के तमाम आपके नोट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। होल्ड ऑन, लेट्स गो एंड सी दैट डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये आपके पास हमारे पास तबीर एकेडमी के वो नोट्स हैं जिनके थ्रू आप लोग
अपनी प्रेपरेशन फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका वो चैप्टर है और ये आपको स्टार्ट कर रहा है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यहाँ से कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कौन से होते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो बन सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन कूलम्स लॉ, ओके, एंड देन कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, and then electric field intensity due to infinite sheet of charge, okay, and then electric field intensity between opposite parallel oppositely charged parallel plates. ये रिमेंबर ये जितने भी एक्सप्रेशन आपसे आपके सामने आज शो हो रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर योर न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज। ओके, सो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज सबसे कम टाइम लेते हैं टू अटेम्प्ट, लेकिन उनके अंदर मिस्टेक की जो गुंजाइश है, मिस्टेक के जो चांस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने इस नोट्स में ज्यादा एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया, जो कि मैंने स्लाइड्स में नहीं बताया। फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऑब्वियसली आपको ये चीज यहाँ नोट्स में ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगी। सिमिलरली कैपेसिटर्स के कुछ फंक्शंस भी आपको एक्स्ट्रा बता दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ ये चीज यूज होती है। ठीक है, देन डाइलेक्ट्रिक्स and then charging and discharging of a capacitor in detail. Okay, so this is it. Inshallah we will और we will meet in our next topic, जो कि हमारे पास इनफैक्ट जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक से होगी। ओके ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर।